आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 179। कई लोगों ने ब्लैक गोट के कंधे पर थपथपाकर भावुक होकर उसका मजाक उड़ाया। हल्का थपथपाओ, सावधान रहो, तुम औषधीय कीवी को थपथपा दोगे, यह अनमोल है। काले बकरे ने काले सांप का हाथ झटक दिया। उसके चेहरे पर गर्व की झलक दिख रही थी। हा, तुम सचमुच नाटक कर रहे हो। युवा स्वामी, उसके बदसूरत चेहरे को देखो, तुम्हें उसे बचाना नहीं चाहिए था। उसे वांग शहर में ही रहने दो और अपना ख्याल खुद रखने दो। देखो, तुम कितने नाजुक हो। मिस चटर्जी घोड़े पर सवार हैं, फिर भी तुम 20-30 साल के एक मजबूत आदमी यंग मिस के साथ गाड़ी में बैठने की हिम्मत रखते हो। यंग मास्टर, तुम बहुत ही नर्म दिल हो और उसे बहुत बिगाड़ते हो। ब्लैक गोट ने चुपके से अर्जुन सेन की तरफ देखा। वह मुस्कुराया। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, फिर उसने नजरें फेर लीं, अपनी सारी कृतज्ञता अपने दिल में छिपा लीं। वह नहीं जानता था कि वह औषधि कितनी मूल्यवान थी, लेकिन वह जानता था कि एक बार जब वह औषधि उच्च पदस्थ अधिकारियों और कुलीनों को ज्ञात हो गई, तो उसका मूल्य इतना अधिक हो गया कि उसे सैकड़ों जीवन देकर भी नहीं खरीदा जा सका। फिर भी यंग मास्टर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर इसका प्रयोग किया, यहाँ तक कि उन्हें ये भी चिंता थी कि उसका घाव कठोर गतिविधि को सहन नहीं कर सकता, और उसे घायल अवस्था में घोड़े पर सवार होने के लिए मजबूर करने के बजाय निशा सेन के साथ गाड़ी में सवार होने को कहा। इस दयालुता से 400 से अधिक सैनिक अवाक रह गए। युवा सिपाही को बस अपने चेहरे पर जलन का एहसास हुआ। कल रात उसके इनकार भरे शब्द जितने आत्मविश्वास से भरे थे, अब उतने ही बेतुके लग रहे थे। एक ऐसी औषधि जो संक्रमण का इलाज कर सकती है, निस्संदेह बेहद कीमती थी। सिर्फ एक अधीनस्थ, क्या युवा मास्टर सेन सचमुच इतने चिंतित थे? कैसा रहेगा? ब्लैक स्नैक ने उत्तेजक दृष्टि से युवा सैनिक की ओर देखा। युवा सैनिक ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। लेकिन जब उसने फिर ऊपर देखा तो अर्जुन सेन की ओर उसकी नज़र बदल चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में चिंगारी भड़क उठी हो। यह एक कभी न बुझने वाली ज्वाला थी जो अनवरत जलती रही। अर्जुन सेन ने असहाय भाव से ब्लैक स्नैक और अन्य लोगों की ओर देखा, फिर अनन्या चटर्जी को गोद में लेकर घोड़े से उतरा। आप सब बाहर प्रतीक्षा करें, 15 मिनट में हम ट्रेजरी की ओर चलेंगे। उसके तुरंत बाद हम याओ सिटी के लिए रवाना होंगे। हमें समय पर शहर छोड़ देना चाहिए और एक्वायद से पहले सीमा की ओर जाना चाहिए। हाँ, अर्जुन सेन ने सभी को बाहर प्रतीक्षा करने का आदेश दिया और अकेले ही अन्न भंडार में प्रवेश किया। 30,000 से अधिक से अनाज से भरे हुए भंडार को देखकर उसने अपना हाथ हिलाया और सारा अनाज उसके निजी स्थान में एकत्रित हो गया। ये सब पूरा करने के बाद अर्जुन सेन समूह को राजकोष तथा हथियार और आपूर्ति डिपो तक ले गए, और उनके हाथ के एक और झटके से सारी आपूर्तियां एक पल में गायब हो गईं। एक भी तांबे का सिक्का पीछे नहीं बचा, सब कुछ उनके स्थान पर एकत्र हो गया। लिन सिटी के गोदामों पर कब्जा करने के बाद अर्जुन सेन बिना रुके अपने आदमियों को याओ सिटी की ओर ले गया। आधे दिन बाद वे याओ शहर पहुंच गए। याओ शहर की सभी आपूर्तियां इकट्ठा करो। कुछ घंटों बाद वे हाइक्सिया शहर पहुंच गए। डोंगशा शहर, लुओ सिटी, क्वानचेंग, इकट्ठा करो। राजधानी के निकट स्थित 8 शहरों से अनाज, सोना, चांदी और जवाहरात, साथ ही सभी सैन्य आपूर्ति और हथियार, सभी अर्जुन सेन के स्थान पर एकत्र किए गए थे। बाल का एक भी रेशा पीछे नहीं छोड़ा गया था। और सम्राट यान का क्या हुआ, जो राजधानी में उसका इंतजार कर रहे थे? शादी के दिन जब धरती पर सूर्य की किरणें पड़ी और बारात के लिए ढोल नगाड़े बजने लगे, तब सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को आखिरकार होश आया। उन्होंने अंधरक्षकों के सरदार से 78वीं बार पूछा, क्या अर्जुन सेन आ गए हैं? महामहिम को रिपोर्ट कर रहा हूँ। फिर भी नहीं। तो फिर अर्जुन सेन कहाँ गए? अब रिया वर्मा की शादी की पालकी गुप्ता परिवार पहुंच चुकी थी, और अब वह यंग मास्टर गुप्ता के साथ शादी की रस्में निभाने वाली थी। फिर उसे दुल्हन के कमरे में भेजा जाएगा।
अब तो अंत आ गया था। अर्जुन सेन कहाँ था? वह कहाँ था? सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को केवल सिर में झंझनाहट महसूस हुई, तथा जो घबराहट उन्होंने बलपूर्वक दबा रखी थी वह पुनः उभर आए। इस बार वह इसे और अधिक अनदेखा नहीं कर सका। जैसे ही वह मुड़ा, उसका चेहरा ठंडा और कठोर हो गया। उसने इकट्ठे अधिकारियों पर अपनी नज़र घुमाई और क्रोध से राजसी भाव से घोषणा की, यह असंभव है। अर्जुन सेन पहले ही राजधानी के आसपास पहुंच चुका है, वह राजधानी में कैसे नहीं आ सकता? मिस वर्मा शादी की रस्म अदा करने वाली हैं। एक बार रस्म पूरी हो जाए तो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी पहचान लेंगे, वह गुप्ता परिवार की पत्नी होंगी। मुझे नहीं लगता कि अर्जुन सेन शांत बैठ पाएंगे। बेतुका, वह पृथ्वी पर कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बारात में घुस आया हो? मैं खुद शादी स्थल पर जाऊंगा। अर्जुन सेन जरूर आएगा, वो जरूर आएगा। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया घबराने लगे। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसने कुछ अनदेखा कर दिया है, लेकिन क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन सेन उसे बचाने के लिए आएगा, इसलिए वह अनदेखा किया गया विवरण कुछ ऐसा था जिसे वह याद नहीं कर सका, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। वह अपनी सारी आशाएं केवल अर्जुन सेन पर ही टिका सकता था, जो अन्य तरीकों से राजधानी में घुसपैठ कर चुका था। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए, अधिकारियों और डाक गार्ड्स का नेतृत्व किया और एक राजसी आभा के साथ शहर की दीवार से नीचे उतरे और चमकदार ढंग से सजे गुप्त परिवार की ओर बढ़े। सबसे बड़ी राजकुमारी कोने में शान से खड़ी होकर सम्राट यान के दबे हुए और बेचैन भाव को देख रही थी। उसने शहर के बाहर अंतहीन सरकारी सड़क को देखा, जो खाली थी। कोई भी नहीं चल रहा था और अर्जुन सेन का कोई पता नहीं। लगभग दोपहर हो गई है। जैसे ही शुभ मुहूर्त आएगा, रिया वर्मा यंग मास्टर गुप्ता के साथ विवाह समारोह संपन्न कराएंगी। अर्जुन सेन, क्या आप आओगे? क्या आप रिया वर्मा को बचाने के लिए राजधानी आएंगे? पिता सम्राट, आपको जीवित पकड़ने के लिए राजधानी में 1 लाख से अधिक कुलीन सैनिकों को तैनात किया गया था और 1 इंच की ढालें और कवच भी बनाए गए थे, बस आपके आने और दुल्हन को छीनने की प्रतीक्षा में। आप कई दिन पहले ही राजधानी के पास पहुंच गए थे। ये रिया वर्मा के लिए होना चाहिए, है ना? होगा। सबसे बड़ी राजकुमारी खाली सुनसान सरकारी सड़क को देखती हुई मन ही मन बुदबुदा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है। ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन सेन को राजधानी में प्रवेश कराना चाहती थी, पर साथ ही वह चाहती भी नहीं थी कि वह ऐसा करे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह चाहती थी कि पिता सम्राट अर्जुन सेन को जीवित पकड़ लें, फिर भी वह इस बात से कुछ चिंतित भी थी कि कहीं अर्जुन सेन पिता सम्राट के हाथों में न पड़ जाए। संक्षेप में, बड़ी राजकुमारी का दिल बहुत उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो असल में क्या सोच रही है। पिछले कुछ समय से वो बेसुध होकर ऐसे दृश्य याद कर रही थी जो उसे नहीं करने चाहिए थे। क्या वो पागल हो रही थी? दादा दा 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 दा। अचानक शहर के बाहर से घोड़ों की टापों की स्पष्ट ध्वनि गूंज रही थी। बड़ी राजकुमारी का दिल अचानक उछल पड़ा। सांस रोककर वह तुरंत शहर की दीवार की ओर दौड़ी और बाहर देखने लगी। उसकी पुतलियों में एक घुड़सवार सैनिक की छवि उभर रही थी, जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था और वह अपने नीचे तेज घोड़े को कोड़े मार रहा था। उसके हाथ में एक सीलबंद गुप्त पत्र था और वह तेज रफ्तार से शहर के फाटक की ओर सरपट दौड़ रहा था। धप धप धप। सबसे बड़ी राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह गुप्त पत्र को गौर से देख रही थी और न जाने क्यों वह अचानक घबरा गई। अर्जुन सेन और उनकी मुलाकात केवल एक बार हुई थी। उस एक मुलाकात के बाद उन्होंने एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन वह अर्जुन सेन के मामलों को लेकर इतनी चिंतित क्यों थी? इस समय तो अर्जुन सेन के बारे में खबर होनी चाहिए, है ना? क्या वह दुल्हन को छीनने के लिए राजधानी में सेना लेकर जा रहा है? मैं बस उत्सुक हूँ कि क्या इस दुनिया में सभी पुरुष एक जैसे हैं? अर्जुन सेन के बारे में मेरे मन में और कोई विचार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी राजकुमारी ने गहरी सांस ली और तुरंत शाही रक्षकों को शहर का द्वार खोलने का आदेश दिया। जैसे ही शहर का द्वार खुला, घुड़सवार, जो पत्र पहुंचाने के लिए सौली दौड़ा था, ने तुरंत अपने हाथ में गुप्त पत्र उठाया और जोर से चिल्लाया, रिपोर्ट। अर्जुन सेन ने कल रात वांग शहर पर हमला किया।
वांग शहर का अन्न भंडार, खजाना और शस्त्रागार सब रात भर में खाली कर दिए गए। प्रतिवेदन: अर्जुन सेन ने कल रात वांग शहर पर घात लगाकर हमला किया। वांग शहर का अन्न भंडार, खजाना और शस्त्रागार सब रातों रात खाली हो गए। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया अपने मंत्रियों के साथ गुप्ता परिवार में पहुंचे ही थे और अपनी पालकी से उठे भी नहीं थे कि उन्हें ये तूफानी खबर मिली। इस पल सम्राट यान का दिमाग एक पल के लिए खाली हो गया और उसके शरीर का सारा खून जम गया। कल रात वांग सिटी के अन्न भंडार और खजाने पर घात लगाकर हमला किया गया। क्या कहा तुमने? सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया अपनी गरिमा में अभिव्यक्ति बनाए रखने में लगभग असफल रहे। लगभग आवेग में आकर घुड़सवार को लात मारने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पालकी के आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया और तीखे स्वर में पूछा, वांग सिटी से राजधानी तक पूरी गति से भी 1 या 2 दिन लगते हैं। इतने कम समय में अर्जुन सेन रात में वांग सिटी के अन्न भंडार पर घात लगाने की सोच कैसे सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बकवास बोलने की? सम्राट यान की आंखों में आग की लपटें उठ रही थीं। हालांकि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, लेकिन नतीजा वाकई बेकाबू होता दिख रहा था। उसने देखा कि घुड़सवार सैनिक घबराहट में जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और अपने दिल की गहराइयों से बोल रहा है, महाराज, इस गुप्त पत्र को वांग शहर के प्रीफेक्ट शर्मा ने खुद खोला है। ये नीच व्यक्ति कुछ भी झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अर्जुन सेन ने कल देर रात सचमुच गोदामों पर घात लगाकर हमला किया। शहर का सारा अनाज, सोना, चांदी तथा कुछ मात्रा में हथियार और रसद एक पल में पूरी तरह से गायब हो गए और उनका कोई निशान नहीं बचा। केवल इतना ही नहीं, इस बिंदु पर घुड़सवार ने सम्राट यान की अभिव्यक्ति पर नजर डालने के लिए साहस जुटाया, फिर खुद को फिर से कहने के लिए प्रोत्साहित किया। केवल इतना ही नहीं, अर्जुन सेन भी। उसने वांग सिटी के भंडार गृहों को लूटने के बाद इसके बाद वह सीधे लिन सिटी की ओर चला गया, जो पास में ही है। संभवतः उसके इरादे नेक नहीं हैं। बूम, गड़गड़ाहट। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को केवल यह महसूस हुआ कि उनका शरीर कमजोर हो गया है, मानो एक साथ उनके सिर पर बिजली के 9 बोल्ट गिर गए हों, जिससे उनके विचार अस्त व्यस्त हो गए और उनकी सांस लगभग रुक गई। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने घुड़सवार के मुंह से 2 महत्वपूर्ण शब्द सुने। अर्जुन सेन कल रात वांग सिटी में रुके थे। इसके बाद वह लिन सिटी की ओर चला गया। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? असंभव, यह असंभव है। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया इस नतीजे को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने इतनी मेहनत की थी, राजधानी की सुरक्षा के लिए इतने सारे विशिष्ट सैनिक तैनात किए थे, बस अर्जुन सेन के जाल में फंसकर मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब घुड़सवार उसे बता रहा था कि अर्जुन सेन नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, वह नहीं आ रहा था। अर्जुन सेन ने यान शहर और वांग शहर के भंडार गृहों को भी लूट लिया था, और उन्होंने ये तब किया जब सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया शहर में अपर्याप्त सुरक्षा कर्मियों का फायदा उठाते हुए राजधानी में सेना तैनात कर रहे थे। महाराज, लॉर्ड पटेल के हृदय में आघात की 1000 लहरें उठीं। वे तुरंत बोले, वांग नगर के प्रीफेक्ट शर्मा के अनुसार अर्जुन सेन शायद आज दुल्हन को छीनने राजधानी नहीं आ रहे हैं। लेकिन वो कैसे नहीं आ सकता था? अर्जुन सेन पिछले 3 सालों से राजधानी में रिया वर्मा के लिए आग और पानी दोनों झेल रहे हैं, किसी भी खतरे से नहीं घबराए। जैसे ही उन्होंने रिया वर्मा के बारे में सुना, वो हजारों मील का सफर तय करके राजधानी पहुंच गए। सफलता इतनी निकट होने पर अब वह कैसे हार मान सकता है? ये सुनकर सभी मंत्री एक स्वर में बोले, हाँ महाराज, ये तो अतार्किक है। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन सेन को मृत्यु का भय हो? ये जानते हुए कि महाराज ने राजधानी में इतने सारे विशिष्ट सैनिक तैनात कर रखे हैं, वह डर गया और दुल्हन को छीनने का साहस नहीं कर सका। मेरी विनम्र राय में नहीं, अर्जुन सेन को जियांगलिंग शहर में रहते हुए ही पता चल जाना चाहिए था कि यह एक जाल है। उसे साफ पता था कि यह एक जाल है, फिर भी वह आया। इससे ही साबित होता है कि अर्जुन सेन रिया वर्मा के लिए खुद को खतरे में डाल सकता है। महाराज, क्या हम थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें? क्या अब कोई और रास्ता है? नहीं, बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी। शहर के अंदर और बाहर 15-16 हजार विशिष्ट सैनिक निर्णायक युद्ध की प्रतीक्षा में थे।
सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया भला इससे कैसे सहमत होते? क्या उसे अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए, राजधानी से भारी सेना हटा लेनी चाहिए और लिन सिटी में अर्जुन सेन का पीछा करना चाहिए? असंभव। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने अपने नीचे आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक गहरी हत्या की नीयत चमक रही थी। उन्होंने ऊपर उगते सूरज की ओर देखा और गहरी आवाज में आदेश दिया, मैं समझ गया। यह जरूर अर्जुन सेन का मनोरंजन होगा। अर्जुन सेन को पता है कि राजधानी पूरी तरह से घिरी हुई है, इसलिए उसने मुझे गलत निर्णय लेने के लिए ये रणनीति अपनाई। एक बार जब मैं विशिष्ट सैनिकों को हटा लूंगा तो अर्जुन सेन सीधे गाड़ी चलाकर मिस वर्मा को बचा लेगा। मिस वर्मा केवल विवाह समारोह संपन्न करा रही हैं। जब तक उन्होंने दुल्हन कक्ष में प्रवेश नहीं किया है तब तक ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस गद्दार अर्जुन सेन के पास सचमुच बहुत अच्छे तरीके हैं। चूंकि मामला ऐसा है तो हम इंतजार करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या अर्जुन सेन अपनी क्यूई को पकड़कर मिस वर्मा को अपने प्रतिद्वंद्वी की औरत बनते देख सकता है, या मैं एक जार में कछुआ पकड़ सकता हूं। शाही फरमान जारी होने के साथ राजधानी की भारी सेना सतर्क हो गई और अर्जुन सेन के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया और मंत्रीगण गुप्ता परिवार से कुछ ही दूरी पर चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे। यान के युवराज, जो शाही रक्षकों की तैनाती का निर्देशन कर रहे थे, गहरी भौहें चढ़ाकर आसमान की ओर देखते हुए बेचैनी महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोपहर जल्दी ही शाम में बदल गई। ये देखकर कि रिया वर्मा ने शादी की रस्म पूरी कर ली थी और गुप्ता परिवार का विवाह भोज आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया था, अगला यंग मास्टर गुप्ता और रिया वर्मा के लिए दुल्हन कक्ष में प्रवेश करने का समय हो गया था। लेकिन इस समय तक अर्जुन सेन अभी तक नहीं पहुंचे थे। नज़, अभी क्या समय हुआ है? न सिर्फ सम्राट यान, युवराज और दरबारी मंत्री शांत बैठे नहीं रह पा रहे थे, बल्कि दुल्हन के कमरे में भेजी गई रिया वर्मा और भी बेचैन थी। वह बार बार अपना दुल्हन का घूंघट उठाकर बाहर देख रही थी, घबराहट में उंगलियां मरोड़ रही थी और समय पूछ रही थी। युवा मिस, अभी जूश से 1/4 बज रहे हैं, शाम 7:15 बजे। क्या बाहर कोई हलचल है? अभी तक नहीं। कुछ कैसे नहीं हो सकता? आखिर अर्जुन सेन को क्या हो गया है? वो मुझे बचाने अभी तक क्यों नहीं आया? जल्दी ही शादी का समय हो जाएगा और मैं उस मोटे आदमी से, जिसका उपनाम किन है, शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। ये बहुत परेशान करने वाला है, बहुत परेशान करने वाला। वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? वह मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। रिया वर्मा ने झुंझलाहट में अपने सिर के गहने उतारे और अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए उन्हें जमीन पर जोर से पटक दिया। वह आज सुबह से ही तैयार होने के बाद से इंतजार कर रही थी। जब वह सुबह नहीं आया तो उसने दोपहर में शादी समारोह की उम्मीद करनी शुरू कर दी। लेकिन वह अभी भी समारोह के दौरान नहीं आया, इसलिए उसने दुल्हन कक्ष में प्रवेश करने से पहले आशा व्यक्त की। अब समय समाप्त हो गया था। अर्जुन सेन अभी तक नहीं पहुंचे थे। रिया वर्मा के चेहरे पर आक्रोश छिपाना नामुमकिन था। वह लगातार अपने हाथ में रुमाल मरोड़ रही थी, मुठ्ठियां भींच रही थी और लाल तकिए पर जोर जोर से कई बार मार रही थी, शिकायत करते हुए, आओ और मुझे बचाओ। अर्जुन सेन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अभी, तुरंत, इसी क्षण मेरे सामने उपस्थित हो जाओ। मुझे इस भयानक जगह से जल्दी से बचाओ। मैं राजधानी में एक पल भी नहीं रुक सकता। अगर तुम जल्दी नहीं आए तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने पहले ही तय कर लिया है कि इस रिश्ते को अच्छी तरह निभाऊंगा और फिर कभी नखरे नहीं दिखाऊंगा। कृतघ्न मत बनो, जल्दी आओ और आ जाओ। तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, क्योंकि तुम मुझे बचाने नहीं आए। रिया वर्मा बहुत चिंतित थी। उसने लाल तकिए की कल्पना अर्जुन सेन के रूप में की और फिर उसकी छाती पर मुक्का मारा। रिया वर्मा जानती थी कि अर्जुन सेन उससे कितना प्यार करता है और वह उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन जब तक वह नहीं आता उसका दिल रुका रहता, शांत नहीं हो पाता। अचानक चरमराहट, एक ध्वनि, दुल्हन कक्ष का दरवाजा खुल गया। अर्जुन सेन। रिया वर्मा ने शोर सुना और तुरंत ऊपर देखा। हालांकि उसने पाया कि जो व्यक्ति अंदर आया था वह अर्जुन सेन नहीं था, जिसे वह उस समय सबसे अधिक देखना चाहती थी, बल्कि वह सरलचित, मूल बुद्धि वाला यंग मास्टर गुप्ता था। युवा मास्टर गुप्ता,
लाल रंग के उत्सवी शादी के जोड़े में काफी हट्टे कट्टे थे। लगभग 1.7 मीटर लंबे और लगभग 100 किलोग्राम वजनी। रिया वर्मा को देखते हुए उनकी आंखें प्यार से भरी थीं और बीच बीच में हल्की सी हंसी भी निकल जाती थी। यूनर युवा मास्टर गुप्ता रिया वर्मा के चेहरे को घूर रहे थे और उनका मन उससे भर नहीं रहा था। आज का दिन एक सपने जैसा लग रहा है। आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली है। हमने हॉल में माथा टेका है, हम शादीशुदा हैं। अब से तुम मेरी पत्नी हो। रिया वर्मा का चेहरा काला पड़ गया। यह आप कैसे हो सकते हैं? मैं हूं। अब समय आ गया है कि हम अपनी शादी पूरी करें यूनर, हमें। तुम्हें पता है। युवा मास्टर गुप्ता के चेहरे पर लाली के 2 धब्बे उभर आए और उन्होंने अजीब तरह से कहा। गुप्ता परिवार और वर्मा परिवार निम्न आधिकारिक पदों पर थे और उन्हें महामहिम द्वारा उच्च सम्मान नहीं दिया जाता था। गुप्ता परिवार को व्यवस्थाओं के विवरण और अंदरूनी जानकारी की जानकारी नहीं थी। युवा मास्टर गुप्ता को बस इतना पता था कि रिया वर्मा को बचाने के लिए अर्जुन सेन को राजधानी आना चाहिए, लेकिन शहर शाही रक्षकों और कुलीन सैनिकों से भरा हुआ था। अर्जुन सेन को गुप्ता परिवार के द्वार में प्रवेश करने से पहले ही जिंदा पकड़ लिया जाता। इस मामले में महामहिम की व्यवस्था का उनके विवाह से कोई संबंध नहीं था। उसे अपनी प्रेमिका से विवाह करना चाहिए और अर्जुन सेन निश्चित रूप से उसे रोक नहीं सकते। यूनर, क्या तुम अब भी अर्जुन सेन का इंतजार कर रहे हो? अर्जुन सेन गुप्ता परिवार में हरगिज नहीं आ सकते। महामहिम ने राजधानी की सुरक्षा के लिए लाखों विशिष्ट सैनिक भेजे हैं। अगर अर्जुन सेन के पास वह मारक अस्त्र भी हो तो भी वह जीत नहीं पाएगा। मुझे पता है कि तुम मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे साथ खास तौर पर अच्छा व्यवहार करूंगा, अर्जुन सेन से भी बेहतर। बाद में तुम मेरे अच्छे गुणों को जान पाओगे। यूनर, समय आ गया है। दाई को जाने को कहो और हम। युवा मास्टर गुप्ता ने अपना हाथ उठाया। उसने दोनों अंगूठे आगे बढ़ाए और उन्हें आपस में जोड़ दिया। ये दृश्य, ये भयावह भावभंगिमा देखकर रिया वर्मा वहीं भड़क उठी। बाहर निकलो। रिया वर्मा इतनी गुस्से में थी कि उसने चाय का कप उठाया और यंग मास्टर गुप्ता के सिर पर दे मारा। उसका चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से चिल्लाई, कैसी शादी पूरी करो? तुम्हारे जैसे मुर्दा मोटे के साथ कौन शादी पूरी करना चाहेगा? बाहर निकलो। अर्जुन सेन कितने शक्तिशाली हैं। उनका मारक अस्त्र अंतरिक्ष में भी मार कर सकता है। लाखों विशिष्ट सैनिक कुछ भी नहीं हैं। वह गुप्ता परिवार के पास जरूर आएगा। वह आएगा और मुझे बचाएगा। मैं इस शापित जगह पर नहीं रहना चाहती। तुम तो बस एक चौथे दर्जे के छोटे अधिकारी के बेटे हो। हमारी शादी कराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम अपनी बदसूरती नहीं देखते? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने सब देख लिया है। तुम सब कितने बनावटी हो। तुम अच्छी अच्छी बातें कहते हो, पर असल में ये सिर्फ बातें हैं। आखिर में तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हो, ये तुम्हारे मूड पर निर्भर करता है। सिर्फ अर्जुन सेन ही है जो मेरी सच्ची परवाह करता है। युवा मास्टर गुप्ता के माथे से चोट के कारण खून बह रहा था। वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा और आहत और हताश आंखों से रिया वर्मा को देख रहा था। उसे हमेशा से पता था कि अर्जुन सेन हर मामले में उससे बेहतर है, चाहे वह पारिवारिक पृष्ठभूमि हो, रूप रंग हो या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अर्जुन सेन उससे कहीं आगे था, लेकिन ये जानना एक बात थी, रिया वर्मा द्वारा इस ओर इशारा करना दूसरी बात थी। युवा मास्टर गुप्ता ने कठोर और अप्रिय अपमानों को सुनकर अपना सिर झुका लिया। उनकी मुठियां अनायास ही भींच गईं। वह बदसूरत था, वह मोटा था, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी। अर्जुन सेन सुंदर, लंबे और राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रथम श्रेणी के जनरल के वैध पुत्र थे। मगर इससे क्या फिर भी उसने उससे शादी नहीं कर ली? यंग मास्टर गुप्ता की कनपटियों की नसें उभर आई और उनकी आंखों में विचारों का संघर्ष चल रहा था। चूंकि यूनर तुम्हें इतना नीची नजरों से देखती है, इसलिए अब उसकी भावनाओं की चिंता मत करो। बस वैवाहिक कर्तव्यों को एक वास्तविकता बनाओ। क्या वह तुम्हें नीची नज़र से नहीं देखती? बस कर लो। नहीं, मैं यूनर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन वो तो पहले से ही आपकी पत्नी है और शादी को पूरा करना स्वाभाविक बात है। आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
लेकिन इससे उसे दुख होगा, वो अर्जुन सेन की तारीफ करती रहती है और आपको नीचा दिखाती है। क्या उसने आपको ठेस नहीं पहुंचाई? इसके बारे में सोचो। पिछले कुछ सालों में तुमने उसे पाने की चाहत में कितना पैसा और तोहफे खर्च किए हैं, कितनी मेहनत की है। क्या तुम किसी खूबसूरत चेहरे वाली लड़की से शादी करने को तैयार हो और शादी के बाद भी तुम उसे सिर्फ देख तो सकते हो, छू नहीं सकते? क्या आप बेकार बनने को तैयार हैं? स्विश। युवा मास्टर गुप्ता, जो पूरे 15 मिनट से अपमानित हो रहे थे, अचानक ऊपर उठे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अचानक चुप हो गई रिया वर्मा को दबी हुई सांसों से देखते हुए पूछा, यूनर, अर्जुन सेन नहीं आएगा। तुम मुझसे पहले ही शादी कर चुकी हो। अब से चलो साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जिएं। मैं तुम्हें पहले की तरह लाड़ प्यार करूंगा और प्यार करूंगा, ठीक है? अर्जुन सेन के बारे में सोचना बंद करो। रिया वर्मा को ऐसा लगा जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। उसके दिल में अचानक से आई घबराहट कम हो गई और आत्मविश्वास वापस आ गया। उसने गाली दी, हाय, तुम तो बहुत मोटे हो, तुम निकम्मे बेवकूफ़ हो, ये यंग मिस तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम यहाँ से चले जाओ। ये जवान लड़की कहती है, मैं सिर्फ अर्जुन सेन की हो सकती हूँ। मेरे सिर का एक बाल भी छूने की सोचना भी मत। अर्जुन सेन मुझे बचाने के लिए तुरंत आ रहे हैं। दरार। यंग मास्टर गुप्ता के मन की एक कसी हुई डोर टूट गई। अपनी प्रेमिका की बेइज्जती और गालियां, सामने से आती उपहास भरी और तिरस्कार भरी निगाहें, इन सब ने उन्हें पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया और घमंडी रिया वर्मा को गहरी नजरों से देखा। फिर वह आगे बढ़ा और दाई को दुल्हन के कमरे से बाहर खींच लिया। दरवाज़ा बंद हो गया और ताला लग गया। क्या कर रहे हो? युवा मास्टर गुप्ता, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। तुम क्या करना चाहते हो? जल्दी से नस को अंदर आने दो। क्या करें? वही करो जो एक लंबे समय से सताए गए चापलूस ईमानदार आदमी को करना चाहिए जब वह फट पड़े। धनुष बन गए, विवाह संपन्न हो गया। वह ऐसा क्यों नहीं कर सका? ये सही है, वह तो पहले से ही उसकी पत्नी थी, फिर वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता था? वह हमेशा अर्जुन सेन से कमतर क्यों रहे, यहाँ तक कि उस औरत को भी, जिसे उसने अर्जुन सेन के साथ सोने के लिए हासिल किया था, उसे सौंप दे। यंग मास्टर गुप्ता की आंखों में संघर्ष फीका पड़ गया और एक तीव्र पागलपन में बदल गया, मानो कोई तूफान आने वाला हो। फुश। युवा मास्टर गुप्ता अचानक रिया वर्मा पर टूट पड़े। उसने बिना कुछ कहे रिया वर्मा को अपने नीचे दबा लिया और सीधे उसकी गोरी गर्दन और होठों को काटने लगा। रिया वर्मा ने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वो पूरी तरह से डर गई थी। जब तक उसके होंठ किसी चीज से बंद नहीं हो गए, तब तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यंग मास्टर गुप्ता पर जोर से और बेतहाशा वार किया। लेकिन यंग मास्टर गुप्ता का वजन लगभग 100 किलोग्राम था, तो वह उन्हें आसानी से कैसे दूर धकेल सकती थी? वह केवल जोर से चिल्ला सकती थी, केवल लगातार संघर्ष कर सकती थी, केवल गुस्सा, अन्याय और शक्तिहीनता महसूस कर सकती थी, ठीक यंग मास्टर गुप्ता की तरह, जिसका अभी अभी अपमान और तिरस्कार किया गया था। बचाओ, बचाओ, वो अर्जुन सेन, तुम कहाँ हो? जल्दी करो और मुझे बचाओ, जल्दी करो और मुझे बचाओ। मरियल मोटा, निकल जाओ। गंदा, बहुत गंदा, निकल जाओ। वो रिया वर्मा की आंखों से निराशा भरे आंसुओं की 2 लकीरें बह निकलीं। उसके तेज धड़कते हाथ धीरे धीरे गिर पड़े और उसकी आंखों की अहंकारी चमक बुझ गई। विवाह कक्ष का दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया गया। मोमबत्ती की रोशनी में 2 आकृतियां जुनून में गुंथी हुई दिखाई देती हैं। रिया वर्मा को जिस व्यक्ति से उम्मीद थी, वह उसे बचाने के लिए गुप्ता परिवार के पास नहीं आया। वह दरवाज़ा भी अर्जुन सेन द्वारा जबरदस्ती नहीं तोड़ा गया था। उसने जो कुछ भी सोचा था, वो सब नहीं हुआ। रिया वर्मा, जिसने इस रिश्ते को संजोने का फैसला किया था, रिया वर्मा, जिसने कसम खाई थी कि अब और कोई बेतुका व्यवहार नहीं करेगी, पछतावे के उस पल में आखिरकार अर्जुन सेन के पलटने का इंतजार नहीं किया। अब समय क्या है? महाराज को सूचित करते हुए, मैं हाइशे हूँ। गुप्ता परिवार की रिपोर्ट के अनुसार शुभ मुहूर्त पर युवा मास्टर गुप्ता और मिस वर्मा ने अपनी शादी संपन्न कर ली है। अब तक शायद 3 फेरे हो चुके होंगे।
टकराना। अपनी पालकी में बैठे सम्राट यान की भौहें जोर से तड़क उठीं। उसने अपना हाथ आर्मरेस्ट पर जोर से पटका, सीने में गुस्से से भर गया। गुप्ता परिवार में तो पूरे समय कोई हलचल ही नहीं थी। अर्जुन सेन कहाँ है? वह कहाँ है? डाक गार्ड्स के सरदार ने अपनी पीठ ठिठुरते हुए डरते हुए कहा। अर्जुन सेन नहीं आए। गुप्ता परिवार में सब कुछ सामान्य था, उपस्थित नहीं हुआ। इन 4 शब्दों ने भयंकर प्रभाव डालते हुए सम्राट यान की आंखों में ठंडक लगभग जमा दी। जब अर्जुन सेन ने कल रात राजधानी में प्रवेश नहीं किया था, तब भी सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया खुद को ये दिलासा दे रहे थे कि अभी समय नहीं हुआ है और वह निश्चित रूप से शादी के दिन दोपहर तक इंतजार करेंगे ताकि धनुष समारोह के दौरान रिया वर्मा का अपहरण कर सकें। वह और दरबारी अधिकारी दोपहर तक इंतजार करते रहे। प्रणाम समारोह संपन्न हो गया, भोज समाप्त हो गया, लेकिन अर्जुन सेन अभी भी नहीं आए थे। अच्छा, ऐसा ही हो, अभी तो शादी की रात बाकी थी। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने अपनी सारी उम्मीदें इसी पल पर टिका रखी थीं, लेकिन अब शादी की रात का समय बीत चुका था। रिया वर्मा को यंग मास्टर गुप्ता ने ढाला था और अर्जुन सेन, जिसे दुल्हन को छीनने आना चाहिए था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बेटा अर्जुन सेन अब दुल्हन छीनने नहीं आ रहा है? सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो गया। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने क्रोध में अपने दांत पीस लिए। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया क्रोध से जल रहे थे। यह असंभव है, यह असंभव है। अर्जुन सेन राजधानी में कैसे न आ सके? मैंने उन्हें घेरने और दबाने के लिए 1 लाख से ज्यादा विशिष्ट सैनिक राजधानी में भेजे थे। अगर वह नहीं आते तो क्या मेरा किया धरा मजाक नहीं होगा? बॉर्डर पास कमांडर के गुप्त पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा था कि जिस दिन अर्जुन सेन को मिस वर्मा की मदद की गुहार मिली, उसी दिन वह बिना रुके जियांगलिंग शहर से बाहर निकल गए। यहाँ तक कि 20,000 सैनिकों से घिरे होने के बावजूद भी उन्होंने राजधानी में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। उसे मिस वर्मा की इतनी परवाह है कि हजारों मील का सफर तय करके वह यहाँ आ रहा है। वह कुछ दिन पहले ही वांग शहर के पास पहुंच चुका था। इसका मतलब साफ है कि वह राजधानी में प्रवेश करने के मौके का इंतजार कर रहा था। वह कैसे नहीं आ सकता था? आखिर अर्जुन सेन क्या कर रहे हैं? सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया अब क्रोधित और घबराए हुए थे तथा उन्हें एक अशुभ पूर्वाभास हो गया था। अपेक्षित परिणाम नहीं निकला। अर्जुन सेन, जिसे हर हाल में राजधानी में घुसकर अपनी जान दे देनी चाहिए थी, राजधानी के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचा था। आखिर क्या हो रहा था? अर्जुन सेन रिया वर्मा को कैसे छोड़ सकता था? ये यथार्थवादी नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित अधिकारियों ने भी भय से अपना सिर नीचे कर लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में खड़े होने का साहस नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें डर था कि सम्राट यान का क्रोध उन पर पड़ जाएगा। तथापि जैसे सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया और अधिकारी इसका पता नहीं लगा सके। क्लिप 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 क्लॉप, कई तेज घोड़े एक साथ दौड़ते हुए आए। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनकर ऊपर देखा और वे राजधानी के पास के 6 शहरों से आए घुड़सवार थे। हर एक के हाथ में प्रीफेक्ट द्वारा व्यक्तिगत रूप से मुहरबंद एक गुप्त पत्र था और उनके चेहरों पर अलग अलग चिंता के भाव थे। प्रतिवेदन। लिन सिटी प्रीफेक्ट के आदेश से मैं आपकी महारानी को ये सूचित करने के लिए राजधानी आया हूँ कि लिन सिटी के अन्न भंडार, खजाने, हथियार और उपकरण डिपो और आपूर्ति भंडार पर छापा मारा गया है और अब सेन परिवार के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। प्रतिवेदन। याओ सिटी प्रीफेक्ट के आदेश से मैं आपकी महारानी को ये सूचित करने के लिए राजधानी आया हूँ कि याओ सिटी के अन्न भंडार, खजाने, हथियार और उपकरण डिपो और आपूर्ति भंडार पर भी छापा मारा गया है और अब सेन परिवार के सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। प्रतिवेदन। हाइक्सिया नगर के प्रीफेक्ट के आदेश से मैं राजधानी में महामहिम को ये सूचित करने आया हूँ कि हाइक्सिया नगर पर भी सेन परिवार का हमला हुआ है। हमलावरों के पास घातक हथियार थे और नगर के सुरक्षा सैनिक सेन परिवार के हमले का सामना करने के लिए अपर्याप्त थे। नगर के सभी भंडार गृहों पर अब सेन परिवार का कब्जा है। गुप्त आदेश लिए 6 घुड़सवार घोड़े से उतरे और सम्राट यान के सामने घुटने टेक कर ऐसी खबर दी जिसने सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को मानो बिजली का झटका दे दिया। इस पल चारों ओर सन्नाटा था। सभी अधिकारियों के चेहरे बदल गए। एक एक करके
वे एक दूसरे को देखते हुए, एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य और अचानक एहसास देखते हुए सदमे से अपने होंठ कांपने लगे। राजधानी के पास 6 शहर नहीं, नहीं, यह 8 थे। वांग सिटी और यान सिटी को जोड़ने पर, जिन पर पहले ही हमला हो चुका था, कुल 8 शहर। उनके सभी गोदामों पर सेन परिवार ने छापा मारा और कब्जा कर लिया, और वे सभी गायब हो गए। उसके पैरों के तलवों से एक भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ और सीधे उसके मस्तिष्क तक पहुंच गया। सम्राट यान का सिर खून के तेज बहाव से घूम गया और उसके गले में उठते खून के धात्विक स्वाद को सम्राट यान ने बलपूर्वक वापस निगल लिया। वह क्रोध से ठंडा पड़ गया। 6 शहरों के भंडारगृह सभी भरे हुए। आप कह रहे हैं कि अर्जुन सेन द्वारा लाए गए 100 से अधिक लोगों ने एक ही समय में 6 शहरों के भंडारगृहों पर कब्जा कर लिया था। याओ शहर की घुड़सवार सेना ने तुरंत सूचना दी, महाराज, ये सिर्फ 100 से ज्यादा लोगों की सेना नहीं थी। अकेले याओ शहर पर ही 400 से 500 लोगों ने हमला किया था। महाराज, लिन सिटी पर भी 400 से 500 लोगों ने हमला किया था। महामहिम, हाइक्सिया शहर को भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने ये बेतुका और चौंकाने वाला जवाब सुना और अपने दांत तब तक काटे जब तक उनमें से खून नहीं निकल आया। यह असंभव था। अर्जुन सेन सिर्फ 100 से कुछ ज्यादा लोगों को सीमा से दूर ले गए थे। इतने सारे लोग अचानक राजधानी के पास कैसे आ गए? महाराज, उन 400-500 आदमियों में से ज्यादातर ने पिंगयांग शहर की आधिकारिक वर्दी पहन रखी थी, जैसे रणवीर कपूर के अधीन सैनिकों की। अगर ऐसा न होता तो गोदाम इतनी आसानी से नहीं गिरते। रणवीर कपूर के सैनिक। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने अचानक ऊपर देखा। उन्हें तुरंत याद आया कि रणवीर कपूर इस बार अपने साथ लगभग 3000 आदमी राजधानी लाए थे, शायद निशा सेन को धोखे से बंधक बनाकर राजधानी में ले जाने के लिए, लेकिन यान शहर पहुंचने के बाद कोई खबर नहीं मिली थी। क्या अर्जुन सेन ने उन्हें रोका था? नहीं, नहीं, नहीं। अर्जुन सेन जियांगलिंग शहर में बहुत दूर था। उसे रणवीर कपूर की योजना इतनी जल्दी कैसे पता चल गई, और संयोग से निशा सेन को कैसे बचा लिया? ज्यादा संयोग का मतलब था कि कोई और योजना चल रही थी। इसके अलावा रणवीर कपूर और सेन परिवार में दामाद का रिश्ता भी था। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये रणवीर कपूर द्वारा सेन परिवार के साथ मिलीभगत करके बिछाया गया जाल हो सकता है? ऊपरी तौर पर इसका उद्देश्य निशा सेना को बंधक बनाना था, लेकिन असल में इसका उद्देश्य अर्जुन सेन से बिना किसी संदेह के मिलना था। 8 शहरों की सेना के स्थानांतरित होने का फायदा उठाकर शहरों के भंडारगृहों और संसाधनों पर कब्जा करना। अत्यधिक सोचने के बाद सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ और मुंह से खून की धार बह निकली। महाराज, महाराज, मैं ठीक हूँ। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने आर्मरेस्ट को कसकर पकड़ लिया और खुद को संभालने के लिए कई गहरी सांसें लीं। उनकी आंखों में भयानक हत्या की भावना उमड़ रही थी। काश वे तुरंत अर्जुन सेन को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देते। वह क्रोधित हो गया। वह सचमुच बहुत क्रोधित था। सम्राट यान की छाती जोर से धड़क रही थी और वह गुस्से से दांत पीस रहा था। अर्जुन सेन, रणवीर कपूर, मेरे साथ ऐसा खेलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं तुम्हारी जिंदा खाल नहीं उधेड़ दूं तो इस नफरत को दबाना नामुमकिन हो जाएगा। मैंने पहले सोचा था कि तुम विद्रोही महिलाओं से भरी हुई हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम रणवीर कपूर के साथ मिलकर मेरे लिए जाल बिछाने की हिम्मत करोगी, जिससे मुझे तुम्हारे लिए रास्ता बनाने के लिए 8 शहरों से सभी गैरिसन सैनिकों को स्थानांतरित करना पड़ेगा। मेरे 8 शहर के अन्न भंडार, खजाने। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रिया वर्मा के लिए खुद को खतरे में डालना कैसा होगा? 3 साल तक पूरे दिल से उससे प्यार करना। दुल्हन को छीनने के लिए जीवन और मृत्यु की कैसी परवाह? सब नकली। ये सब नकली था। सम्राट हर्षवर्धन को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें रिया वर्मा के लिए अर्जुन सेन के प्यार पर पूरा यकीन था। राजधानी में जो कुछ उन्होंने देखा था उस पर भी उन्हें पूरा यकीन था, और इस तरह उनके घर में चोरी हो गई। यदि उन्होंने 1 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मियों का तबादला नहीं किया होता तो अर्जुन सेन इतनी आसानी से भंडार कक्षों पर कब्जा कैसे कर लेते? सम्राट हर्षवर्धन ने अपना सिर घुमाया। उनकी नजरें युवराज पर पड़ीं, जिनका चेहरा शर्मिंदगी से पीला पड़ गया था।
उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया, मेरा आदेश तुरंत प्रसारित करो, राजधानी में स्थानांतरित सभी रक्षक तुरंत अपने अपने नगर लौट जाएं। अर्जुन सेन, हजारों पत्थर, अनाज और अपार धन लेकर इतनी जल्दी भाग नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तुम उसे किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ लो। जियांगलिंग शहर में अब अनाज और चांदी की कमी हो गई है और यह पहले से ही एक गतिरोध की स्थिति में है। अर्जुन सेन का छल कपट 90,000 विद्रोही सैनिकों को बचाने के लिए अनाज वापस लाने का था। मैं उसे यह मौका बिल्कुल नहीं दूंगा। कोई व्यक्ति, इसके अलावा सीमा कमांडर को एक आदेश भेजें। मैं उन्हें आदेश देता हूं, अब और सहन करने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत सेना भेजें, जियांगलिंग शहर पर हमला करें और जब विक्रम सेन के लोग भूख और ठंड से पीड़ित हों तो एक ही झटके में शहर पर कब्जा कर लें, विक्रम सेन को पकड़ लें और सभी विद्रोही सैनिकों का सफाया कर दें। इस समय सम्राट हर्षवर्धन को जियांगलिंग शहर की वर्तमान स्थिति का पता नहीं था। उन्हें पूरा विश्वास था कि विक्रम सेन और 90,000 सैनिकों वाली सेना अभी भी भूख और ठंड से मर रही थी। अर्जुन सेन अपने आदमियों को शहर से बाहर ले जाने का कारण रणवीर कपूर के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर प्रचुर मात्रा में रसद और अनाज हड़प कर जियांगलिंग शहर वापस लाना था ताकि 90,000 की सेना का पेट भर सके। सिर्फ जानलेवा हथियार तो खाए नहीं जा सकते थे, है ना? सिंघानिया देश का अनाज बस थोड़ा सा था, सब रजिस्टरों में दर्ज था। क्या विक्रम सेन हवा से अनाज और चांदी का ढेर बना सकते थे? चूंकि वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसे निश्चित रूप से कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। इस प्रकार राजधानी से एक गुप्त पत्र भेजा गया जो सीधे सीमा पर स्थित कमांडर विशाल के सैन्य शिविर की ओर जा रहा था। आरक्षित सैनिकों का एक दल 8 मार्गों में विभाजित हो गया तथा प्रत्येक मार्ग अपने अपने शहरों की ओर बढ़ रहा था। समय पलक झपकते ही यह अर्जुन सेन द्वारा शहर छोड़ने की योजना का आखिरी दिन था। युवा गुरु, इस साल बड़े पैमाने पर सूखा पड़ा था और सिंघानिया देश में शरद ऋतु की फसल अच्छी नहीं हुई। लुओचेंग के अन्न भंडार में मोटे अनाज के 2,90,000 पत्थर और बढ़िया अनाज के 2-3,000 पत्थर हैं जो बस आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। युवा गुरु, ब्लैक ड्रैगन ने संदेश भेजा है कि सम्राट हर्षवर्धन ने रिया वर्मा की शादी के दिन आपको नहीं देखा और इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने खून थूक दिया। इसके बाद उन्होंने सीमा पर शाही सेना को जियांगलिंग शहर पर हमला करने का आदेश जारी किया और विभिन्न शहरों से कुलीन सैनिकों को वापस भेज दिया जो हमें जीवित पकड़ने का इरादा रखते हैं। लुओचेंग राजधानी से सबसे दूर है। समय के हिसाब से 10,000 से ज्यादा लौटते सैनिकों को शहर के द्वार तक पहुंचने में अभी 1-2 घंटे लगेंगे। काले चूहे का वर्णन सुनकर ही अर्जुन सेन को अंदाजा हो गया कि सम्राट हर्षवर्धन का चेहरा कितना रंगीन रहा होगा। इस पर सम्राट हर्षवर्धन ने तभी सेनापति विशाल को नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बहुत देर हो गई, लगभग आधा महीना बीत चुका था। जियांगलिंग शहर की 90,000 सैनिकों वाली सेना, जो भूख से क्षीण हो गई थी, चावल और मांस दोनों से नियमित भोजन करने के कारण बहुत पहले ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गई थी। प्रशिक्षित निशानेबाज भी शायद अब तक निपुण हो चुके होंगे। सटीक निशानेबाज बनने की हद तक तो नहीं, पर कम से कम वे जिस पर भी निशाना साधते उसे भेद तो सकते थे। क्या सम्राट हर्षवर्धन अब भी सोचते हैं कि सेन परिवार की सेना में भोजन और चांदी की कमी है? अर्जुन सेन ने पूरी तरह से भंडारित जगह पर नजर डाली, अपने विचारों को इकट्ठा किया और हंसते हुए कहा, तब तो शायद वे निराश होंगे। जिस क्षण शाही सेना शहर पर हमला करेगी, उनका स्वागत पीली और क्षीण, मुरझाई हुई सेना नहीं, बल्कि एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित, दुर्जेय सेना होगी जो घातक हथियारों से लैस होगी। इस यात्रा का हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। अब शहर लौटने का समय हो गया है। रणवीर कपूर के सैनिकों ने इस यात्रा में कैसा प्रदर्शन किया? जैसे ही अर्जुन सेन का प्रश्न गिरा, कुछ ही दूरी पर प्रतीक्षा कर रहे 2,000 से अधिक सैनिकों ने अपने शरीर सीधे कर लिए। प्रत्येक ने ध्यानपूर्वक सुना, उनकी आंखों में घबराहट और भय का भाव था। इस यात्रा के दौरान सभी सैनिकों को अर्जुन सेन के बारे में नई समझ मिली। अर्जुन सेन वाकई अपने लोगों के लिए असाधारण रूप से अच्छे थे। वे अपनी बात से तो पीछे नहीं हटेंगे, है ना? टीम का नेतृत्व कर रहे ब्लैक स्नैक ने ऊपर देखा और सैनिकों पर अपनी नज़र घुमाई, फिर अर्जुन सेन से कहा, कुल मिलाकर वे बुरे नहीं थे।
जब उन्हें हमला करने के लिए कहा गया तो कोई भी पीछे नहीं हटा और उनमें से कुछ ने बाद में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। अर्जुन सेन ने सिर हिलाया, फिर गाड़ी के अंदर निशा सेन की ओर देखा। बड़ी बहन, क्या इनमें से किसी ने आपका अनादर किया? निशा सेन की नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद अर्जुन सेन ने सीधे सैनिकों की ओर हाथ हिलाकर कहा, ऐसी स्थिति में आप जा सकते हैं। सब लोग तैयार हो जाओ। ब्लैक हॉर्स बड़ी बहन की नौकरानी को लेने उस वीरान घर में गया है। उसके मिलते ही हम तुरंत निकलेंगे और जियांगलिंग शहर लौट जाएंगे। अपेक्षित उत्तर सुनकर सभी सैनिकों ने राहत की सांस ली। वे सब ठिठक गए, पहले अर्जुन सेन की पीठ को, फिर अर्जुन सेन के पीछे चल रहे उसके अपने लोगों के समूह को घूरने लगे। वे ऐसी राइफलें रखते थे जो सैकड़ों मीटर दूर तक मार कर सकती थीं। प्रत्येक के पास एक हैंड ग्रेनेड था जो टकराने पर फट गया। उनके थैले स्वादिष्ट सूखे मांस से भरे हुए थे। इनसे पहले 100 से अधिक लोग, वे सबसे अच्छे एंटी फ्रीज जूते पहनते थे, शुद्ध सूती सर्दियों के कपड़े पहनते थे, यदि उन्हें ठंड लगती तो अदरक का पानी पीते थे, घायल होने पर उनकी जान बचाने के लिए उन्हें सबसे कीमती दवा दी जाती थी, और यहाँ तक कि वे यंग मिस के साथ एक ही गाड़ी में सवारी कर सकते थे। हाँ, उनके पास सब कुछ था। इस पूरी यात्रा के दौरान सैनिकों ने व्यक्तिगत रूप से देखा कि सम्मान का क्या मतलब होता है। अर्जुन सेन इस समूह के लोगों को नौकर या मानवाधिकार विहीन अधीनस्थ नहीं मानते थे, जिन्हें जब चाहे बलि चढ़ाया जा सके। उन्हें ब्लैक रैट और अन्य लोगों के घायल होने की चिंता थी, और वे पूछते थे कि क्या रात भर यात्रा करने वाले तीरंदाज अब भी टिक पाएंगे। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और चले जाओ। लुओचेंग के 10,000 से ज्यादा सैनिक शहर में घुसने वाले हैं। अगर तुम्हारा उनसे सामना हुआ तो जरूर एक खूनी जंग छिड़ जाएगी। जल्दी जाओ। ब्लैक स्नैक ने देखा कि सैनिक हिले नहीं हैं और तुरंत चिल्लाया। तथापि एक भी व्यक्ति नहीं हिला। ब्लैक स्नैक ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत आगे बढ़ गया। इससे पहले कि वह उन्हें डांट भी पाता, सबसे आगे खड़ा युवा सैनिक, जिसे बोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, अचानक घुटनों के बल बैठ गया और अर्जुन सेन की पीठ की ओर चिल्लाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यंग मास्टर सेन के पीछे जियांगलिंग शहर जाना चाहता हूँ। काला सांप, अर्जुन सेन, जिन्होंने अपनी हरकतें रोक दी थीं, क्या तुम मेरे पीछे जियांगलिंग शहर तक आना चाहते हो? अर्जुन सेन ने युवा सैनिक को अजीब नजरों से देखा। क्यों? हाँ, मैं आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पीछे ये सभी लोग ऐसा चाहते हैं। यान सिटी से लुओचेंग तक, हालांकि यह कुछ ही दिनों का सफर था, हमने एक अलग तरह के गुरु को देखा। पहले जब हम रणवीर कपूर को फॉलो करते थे तो हमें लगता ही नहीं था कि हम इंसान हैं। बस पेट भर खाना और भूख से न मरना ही काफ़ी था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि इंसान होना भी मुमकिन है। मेरे शहर में न ज़मीन है न मिट्टी। अगर मैं वापस गया तो मुझे खाना बांटना पड़ेगा। परिवार का अनाज बहुत कीमती है। अगर मैं खाऊंगा तो मेरे माता पिता क्या खाएंगे? और सर्दियों में कोई काम भी नहीं है। युवा मास्टर सेन, कृपया हमें अपने यहाँ ले लीजिए। युवा मास्टर सेन, कृपया हमें अंदर ले लीजिए। उसके पीछे खड़े सैनिक पीछे नहीं हटे। वे सभी एक साथ घुटनों के बल बैठ गए और अर्जुन सेन की ओर आशा और लालसा भरी निगाहों से देखने लगे। अकाल के इस युग में शक्तिशाली और प्रभावशाली लोग निश्चिंत जीवन जी रहे थे, जबकि आम लोगों और नौकरों का इस हद तक शोषण किया जा रहा था कि एक तांबे का सिक्का भी उनके लिए खजाना था। अर्जुन सेन जैसे महारथी अत्यंत दुर्लभ थे। उन्होंने न केवल ये सुनिश्चित किया कि उनके अधीनस्थों को पर्याप्त भोजन और गर्म कपड़े मिले, बल्कि उन्हें अतिरिक्त चांदी और मांस भी मिले। इस तरह का जीवन तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं? अर्जुन सेन की शांत दृष्टि सभी पर पड़ी और उन्होंने उदासीनता से कहा, आप लोग मेरे पीछे नहीं आना चाहते। आप लोग तो वर्तमान उपचार से केवल चकित हैं और आपने स्वयं अपनी आंखों से मारक अस्त्र की शक्ति देखी है। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद आप मानते हैं कि सेन परिवार में शामिल होना आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक है, क्योंकि इससे आप भोजन और कपड़े की चिंता से मुक्त जीवन जी सकेंगे। इन शब्दों पर पूरी भीड़ चुप हो गई। युवा सिपाही ने अपना मुंह खोला, कुछ समझाना चाहा, लेकिन अर्जुन सेन के तीखे शब्दों ने उसे बीच में ही रोक दिया।
मैं अपने अधीनस्थों को महत्व देता हूँ क्योंकि उन्होंने संकट के समय में सेन परिवार को मरने तक भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पास क्या है? ईमानदारी के खोखले शब्द, या वह वफादारी जो किसी भी समय किसी अन्य स्वामी को हस्तांतरित की जा सकती है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें क्यों अपने साथ ले जाऊं? तुमने पिछले कुछ दिनों में हथगोलों और राइफलों की ताकत देखी है। मेरे 90,000 सीमा सैनिक आसानी से 10 लाख शाही सैनिकों का मुकाबला कर सकते हैं। मेरे पास विदेशी बोझ के एक अतिरिक्त समूह का समर्थन करने का कोई कारण नहीं है। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। जाओ। पास खड़ा ब्लैक हॉर्स कुछ भी नहीं बोला। उसने बस अर्जुन सेन को सम्मान से देखा और थोड़ी राहत महसूस की। यंग मास्टर के हर शब्द में गहरा अर्थ छिपा था। सैनिकों के रुकने की वजह सिर्फ ये देखना था कि उनका खाना पीना और रोजमर्रा की ज़रूरतें बेहतरीन थीं और उनके पास ऐसे घातक हथियार भी थे जिनसे सम्राट हर्षवर्धन भी डर जाते। ऐसे व्यवहार से वे कैसे मोहित नहीं होते? लेकिन लाभ के लिए आए रणवीर कपूर के ये 2-3 हजार सैनिक इस लायक कैसे हो सकते थे कि अर्जुन सेन उन सबके साथ समान व्यवहार करें? लेकिन मैं सचमुच आपका अनुसरण करना चाहता हूँ। युवा मास्टर सेन, हम भोजन के अलावा कुछ नहीं मांगते। कृपया मान जाए। हमारे पास सचमुच कहीं और जाने के लिए जगह नहीं है। अर्जुन सेन उदासीन रहा। उसे सैनिकों की चीखें सुनाई नहीं दे रही थीं और उसने अनन्या चटर्जी के ठंडे नन्हे हाथों को बड़े प्यार से सहलाया। कई बार चिल्लाने पर भी कोई जवाब न मिलने पर कुछ सैनिकों का हौसला टूटने लगा। वे अनिच्छा से लेकिन मजबूरी में खड़े हो गए और अपनी मूल स्थिति छोड़कर दूर चले गए। जल्द ही लगभग आधे सैनिक घटनास्थल से चले गए थे। शेष आधे लोग असमंजस में वहां खड़े थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे वहां से चले जाएं या अर्जुन सेन से उन्हें अंदर ले जाने की विनती करते रहें। युवा मास्टर सेन, चाहे आप मुझे स्वीकार करें या नहीं, मैं आपके पीछे चलने के लिए दृढ़ हूं। आज से आप जहां भी जाएंगे मैं भी वहां जाऊंगा। मुझे पता है कि आप जरूर सोचेंगे कि मैं धन और विलासिता से भरपूर जीवन चाहता हूं। वास्तव में मैं ब्लैक हॉर्स और अन्य लोगों से ईर्ष्या करता हूं। युवा सिपाही ने अर्जुन सेन को गौर से देखा और अपने मन की बात कही। वे सेन परिवार के प्रति वफादार हैं, मेरे जैसा नहीं। मैं तो बाहरी हूं। अब अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। मैं अपने कार्यों का उपयोग करूंगा। युवा मास्टर। दूर से एक चिल्लाहट आई जिसने युवा सैनिक की वफादारी की घोषणा को बाधित कर दिया। दूर तक देख रहे हैं। ब्लैक हॉर्स तेज घोड़े पर सवार होकर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। 100 मीटर दूर से भी ब्लैक हॉर्स की सिकुड़ी हुई भौहें देखी जा सकती थीं, मानो उसे कोई दर्द हो रहा हो। ब्लैक हॉर्स, आरती कहाँ है? क्या वो ठीक है? जैसे ही निशा ने ब्लैक हॉर्स को आते देखा, वह तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उत्सुकता से पूछा। आरती उनकी दहेज नौकरानी थी और पिंगयांग शहर में दोनों के बीच गहरा रिश्ता था। अगर आरती को रणवीर कपूर की साजिश का पता नहीं चलता और अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी जीभ नहीं कटवाई होती, तो निशा सेन शायद अभी भी अंधेरे में होती, इस बात से अनजान कि जिस पति से उसकी 2 साल से शादी हुई थी वह कितना बदमाश था। ब्लैक हॉर्स ने निशा सेन को अपराध बोध से देखा। फिर वह अर्जुन सेन के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बोला, युवा मास्टर, मैं मिस आरती को वापस लाने में असफल रहा। वह अपहरण कर लिया गया था। अर्जुन सेन ने भौहें चढ़ाईं। अपहरण? इसका क्या मतलब है? जब आपका अधीनस्थ उस परित्यक्त घर में गया तो वह पहले से ही खाली था। मिस आरती कहीं नहीं मिली और रणवीर कपूर ने उनकी सुरक्षा के लिए जो कुछ सैनिक छोड़े थे वे सभी बहुत ही क्रूर तरीके से मारे गए। सौभाग्यवश आपके अधीनस्थ को एक निशान मिल गया। जैसे ही उन्होंने बात की, ब्लैक हॉर्स ने अपने आलिंगन से एक लाल निशानी निकाली। इससे पहले कि वह गुस्से में आगे की घटना बता पाता, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसने अपनी छाती पकड़ ली और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाव भाव को देखकर लगता है कि उसे आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है। अर्जुन सेन ने जल्दी से पॉइंट्स बदलकर जीवन रक्षक दवा ले ली। खुशकिस्मती से दवा समय पर लग गई और चोट जानलेवा नहीं थी। कुछ सांसें लेने के बाद ब्लैक हॉर्स ने अपने कपड़े फाड़े और उसकी छाती पर हथेली का निशान दिखाई दिया।
युवा मास्टर, ब्लैक हॉर्स ने कमजोर स्वर में कहा, मैं मूल रूप से आरती का पता लगाने के लिए सुरागों का अनुसरण करना चाहता था, लेकिन मुझे अंधेरे में घात लगाए हमला होने की उम्मीद नहीं थी। प्रतिद्वंद्वी काफी शक्तिशाली था, उसने एक ही हथेली से मेरी छाती पर वार कर दिया। उस समय स्थिति बहुत गंभीर थी और मैं अपनी राइफल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर मेरे पास अपनी जान बचाने के लिए हैंड ग्रेनेड न होते तो मुझे डर है कि मैं वापस नहीं आ पाता। ये टोकन उस नकाबपोश व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था जो विस्फोट के बाद भाग गया था। इस पर चेंग बुई पवेलियन 3 अक्षर उकेरे हुए हैं। चेंग बुई मंडप। अर्जुन सेन ने अत्यधिक आश्चर्य से अपने होंठ भींच लिए, कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले जब वह रणवीर कपूर की मांग करने के लिए चेंग बुई पवेलियन शाखा में गए थे तो दुकानदार ने थोड़ा सनकी होने और उनसे धन्यवाद पत्र की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहने के अलावा अन्य पहलुओं में काफी उचित व्यवहार किया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सेन परिवार का दुश्मन बनना चाहता था। चेंग बुई पवेलियन के लोगों ने ब्लैक हॉर्स पर एक वीरान घर में घात लगाकर हमला किया और वह लगभग वापस नहीं आ पाया। आखिर दूसरा पक्ष क्या चाहता था? क्या आपको यकीन है कि वे चेंग बुई पवेलियन से थे? अर्जुन सेन ने गहरी आवाज में पूछा। ब्लैक हॉर्स के विचार उलझन में थे। उसने कमजोरी से जवाब दिया, युवा गुरु, चेंग बुई मंडप के सदस्य बिना किसी निशान के आते जाते रहते हैं। मेरा उनसे कभी सामना नहीं हुआ। मुझे घटनास्थल पर सिर्फ टोकन मिला था, इसके अलावा मैं कुछ और निश्चित नहीं कर सकता। इसके अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मिस आरती का अपहरण क्यों किया, या मेरी पहचान बताने के बाद उन्होंने मुझे मारने की कोशिश क्यों की। ब्लैक हॉर्स की कहानी सुनकर सेन परिवार में सभी की नज़रें एक दूसरे पर पड़ गईं। उन्होंने चेंग बुई पवेलियन के लोगों से केवल एक बार ही बातचीत की थी। वह कम बुद्धिमान दुकानदार, खैर चलो उसका जिक्र नहीं करते। उस समय उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था कि चेंग बुई पवेलियन यंग मास्टर के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता था, वरना दूसरी पार्टी रणवीर कपूर को यंग मास्टर को इतनी आसानी से न देती और पूरी प्रक्रिया के दौरान खुश भी नहीं रहती। लेकिन अब ब्लैक हॉर्स, अर्जुन सेन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया। ब्लैक ड्रैगन को संदेश भेजो कि वह बाद में जियांगलिंग शहर लौट आए। वांग सिटी क्लॉथ शॉप जाओ और जांच करो कि क्या हुआ। अगर आरती सचमुच उनके हाथ में है तो मामला गंभीर है। बाकी सभी लोग तुरंत शहर छोड़ने की तैयारी करो। पहले जियांगलिंग शहर लौट चलें। जैसे ही अर्जुन सेन संख्याएं जुटा रहे थे और प्रस्थान का आदेश दे रहे थे, अनन्या चटर्जी, जिसका छोटा सा हाथ अर्जुन सेन ने पकड़ रखा था, ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसने गंभीर रूप से घायल ब्लैक हॉर्स की ओर देखा, फिर अपनी नज़र जोया पर डाली, जो भी उतनी ही हैरान और हतप्रभ थी। अनन्या चटर्जी की आंखों ने पूछा, क्या मैंने किरण और बाकियों से नहीं कहा था कि वे परित्यक्त घर में नौकरानी के मामले में हस्तक्षेप न करें? जोया को निर्दोष रूप से फंसाया गया था। उसका चेहरा कड़वा था जब उसने अपने हाथ फैलाए। मास्टर, मुझे वास्तव में पता नहीं था। उसने उस समय आदेश दिया था। उसने सचमुच आदेश दिया। अलावा वांग सिटी शाखा के सभी सदस्य यंग मास्टर सेन और मास्टर के बीच के रिश्ते से वाकिफ थे। इस नाजुक मोड़ पर ब्लैक हॉर्स की हत्या करने की हिम्मत कौन करेगा? यंग मास्टर सेन को नाराज करके दोनों पक्षों के बीच जानलेवा दुश्मनी पैदा करने की हिम्मत कौन करेगा? खांसी, मास्टर, अर्जुन सेन अपनी सेना को मजबूत करने में व्यस्त था। इसका फायदा उठाते हुए जोया ने अनन्या चटर्जी को चुपचाप खींच लिया। दोनों एक तरफ चले गए। जोया ने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसका भाव उतना ही गंभीर था जितना उसका लहजा विनम्र था। ये पूरी तरह से बदनामी है। ये सरासर बदनामी है। चेंग बुई पवेलियन को दोषी ठहराना। हथेली का निशान नीला है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, जिसका अर्थ है कि प्रतिद्वंद्वी मुट्ठी और हथेली की तकनीक में माहिर है। लेकिन हमारे लोग कृपाण, तलवार और चालन तकनीकों में विशेषज्ञ हैं। उनके पास इतनी आंतरिक क्यूई नहीं है। ये साफ तौर पर हमारे लोग नहीं हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने चेंग बुई पवेलियन और सेन परिवार को बहुत तेजी से विकसित होते देखा हो और वह चुपके से कलह फैलाना, जानलेवा दुश्मनी भड़काना और दोनों पक्षों को आपस में लड़ाना चाहता हो? अनन्या चटर्जी की आंखें चमक उठीं, जिनमें तिरस्कार का भाव झलक रहा था।
क्या वह ऐसी उथली योजनाओं को नहीं देख सकती थी? लेकिन सवाल ये था कि नौकरानी आरती का पहले से अपहरण किसने किया था, ब्लैक हॉर्स पर घात किसने लगाया था, और वास्तव में अर्जुन बुई पवेलियन टोकन किसके पास था और उसे सुविधाजनक रूप से परित्यक्त घर में किसने छोड़ दिया था? सम्राट यान? नहीं, उसके पास उस तरह का दिमाग नहीं था। क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन इस स्पष्टीकरण पर विश्वास करेगा? अनन्या चटर्जी ने लापरवाही से जोया की ओर देखा। जोया, आह, ये शायद, संभवतः, शायद। लेकिन हमने वास्तव में ऐसा नहीं किया। हम सचमुच अन्याय के शिकार हैं। अनन्या चटर्जी ने अपनी आस्तीन पर की गई सुनहरी कढ़ाई को चिकना किया और हल्के से कहा, आप जानते हैं कि यह अन्याय है, तो आप मंडप में लोगों को ये क्यों नहीं बताते कि क्या हो रहा है? अनन्या चटर्जी, जो बेवजह एक भारी बोझ से दबी हुई थी, ने बहुत बेचैनी व्यक्त की। वह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ बातें हमेशा के लिए नहीं छुप सकती, और एक दिन उनकी पहचान उजागर हो ही जाएगी। उस समय अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वह उसे अलग नज़र से देखेगा? क्या वो उससे नफरत करेगा, उसे एक खूनी राक्षसी समझेगा, उसे भयानक समझेगा? अनन्या चटर्जी ऐसा हादसा बिल्कुल नहीं होने देगी। बाहरी लोग चेंग बुई पवेलियन को कैसे देखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन सेन की नज़र में वो सकारात्मक, खुशमिजाज, मिलनसार और नापसंद नहीं होनी चाहिए। अर्जुन सेन ने सेन परिवार के सदस्यों का सीमा तक नेतृत्व किया। जिन सैनिकों को बर्खास्त किया गया था उनमें से कुछ ने कठिनाई का एहसास होने पर पीछे हटकर चले गए, जबकि कुछ ने कुछ देर तक अर्जुन सेन का पीछा किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि अर्जुन सेन सचमुच उनका सामना नहीं कर पाएगा, तो वे भी निराश होकर चले गए। इसी तरह कुछ ऐसे भी थे जो अर्जुन सेन के ठंडे स्वभाव के बावजूद उनका करीब से अनुसरण कर रहे थे, यह नहीं जानते हुए कि क्या वे अपने दिलों में क्यूई की लहर पर जुआ खेल रहे थे या वास्तव में अपने भविष्य के लिए एक अविस्मरणीय अवसर को जब्त करने की उम्मीद कर रहे थे। बहन यून, यह मैं हूँ, मियाओजू। इस समय राजधानी के गुप्ता परिवार में उस रात से जब रिया वर्मा को जबरन शादी के बंधन में बंधना पड़ा, वह रोती रही, अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, किसी से नहीं मिली, खाना भी नहीं खाया। उसने भूख हड़ताल करके भी अपना गुस्सा जाहिर किया। युवा मास्टर गुप्ता को इस अनुभव को दोबारा याद करने के बाद कुछ अपराध बोध महसूस हुआ। रिया वर्मा को इतना नाराज देखकर, यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर जाने की बात कहकर, उन्हें दिल का दर्द और असहायता दोनों महसूस हुई। इसलिए उन्हें उसे मनाने के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त मीरा हेगड़े को बुलाना पड़ा। नीले ब्रोकेड की ड्रेस पहने मीरा हेगड़े ने दरवाज़ा धक्का देकर खोला। रिया वर्मा का थका हुआ और नाराज चेहरा देखते ही उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उनकी शादी की रात क्या हुआ था, और उन्हें समझ आ गया कि रिया वर्मा इतनी परेशान क्यों थीं। मियाओजू। जैसे ही रिया वर्मा ने अपनी पुरानी दोस्त को देखा, उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। वह फूट फूट कर रोई, मानो पिछले कुछ दिनों की सारी शिकायतें रो रही हो। वो मियाओजू, वह किन उपनाम वाला आदमी अच्छा इंसान नहीं है। वह जानवर है, दरिंदा है, कूड़ा है। मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसकी जड़ें जीवन भर सड़ती रहें। वो उसने मुझे अपवित्र किया। अगर बाद में अर्जुन सेन मेरे लिए वापस आ गया तो क्या होगा? हालांकि अर्जुन सेन मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं अर्जुन सेन मुझसे घृणा नहीं करेगा, लेकिन मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है। मीरा हेगड़े ने रिया वर्मा की पीठ थपथपाई और बीच बीच में आहें भरती रहीं। रिया वर्मा के शांत होने के बाद ही उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन सेन आपको बचाने के लिए गुप्ता परिवार के पास क्यों नहीं आए? रिया वर्मा ने सिसकते हुए सिर हिलाया। हालांकि बाहर अफवाहें थीं कि अर्जुन सेन का उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, और उसका 1000 मील का सफ़र उसके लिए नहीं, बल्कि अनाज के लिए रणवीर कपूर से साजिश रचने के लिए था। लेकिन रिया वर्मा को लगा कि ऐसा नहीं है। सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया ने राजधानी में बहुत अधिक सैनिक तैनात कर दिए होंगे, और अर्जुन सेन के पास केवल 100 से अधिक सैनिक थे, इसलिए परिस्थितियां अच्छी नहीं थीं, जिसके कारण उन्होंने अस्थायी रूप से हार मानने का निर्णय लिया। रणवीर कपूर के सैनिकों के बारे में क्या? यह अवश्य ही संयोग रहा होगा। मुझे पता है, मियाओजू, मुझे पता है कि अर्जुन सेन के अपने कारण थे, मैं उसे दोष नहीं देता। रिया वर्मा ने ये सोचते हुए फिर से रोते हुए कहा,
राजधानी में 15-16 हजार सैनिक अर्जुन सेन की शादी में खलल डालने का इंतजार कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। अर्जुन सेन को कितना दुख हुआ होगा जब उसने मुझे बचाने का प्रयास छोड़ दिया। वह अब जियांगलिंग शहर में वापस आ गया है ना? वह अनाज पहुंचाने के लिए वापस दौड़ रहा होगा। जैसे ही 90,000 सैनिक ठीक हो जाएंगे, वह मुझे बचाने आएगा, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता, सचमुच अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं हर दिन बहुत दुखी और उदास रहता हूँ। अब जब भी मैं उस आदमी का चेहरा देखता हूँ जिसका उपनाम किन है, वह घिनौना उबकाई लाने वाला मोटा सुअर, उसने मेरे साथ किया वो। जब भी मैं उस दृश्य के बारे में सोचता हूँ, मुझे उल्टी आने लगती है। और रिया वर्मा को सबसे 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 अस्वीकार्य क्या लगा? क्या वह तब था जब वह इसमें उलझी हुई थी? वह प्रतिक्रिया देने से खुद को नहीं रोक सकी। रिया वर्मा के लिए यह अपमानजनक, शर्मनाक और बेहद विनाशकारी था। वह ऐसी कैसे हो सकती है? वह अर्जुन सेन की थी। उसकी पवित्रता अर्जुन सेन के आनंद के लिए आरक्षित होनी चाहिए थी, न कि उसके नाम के राक्षस के लिए। इससे पहले जब यंग मास्टर गुप्ता ने बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना उसका पीछा किया था, तो उन्होंने एक सच्चे सज्जन की तरह व्यवहार किया था और कहा था कि वह पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हैं और उसकी मुस्कान देखकर सब कुछ सार्थक हो जाता है। परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे ले लिया। अब जबकि वह अपनी पवित्रता खो चुकी थी, क्या अर्जुन सेन उसका तिरस्कार करेगा? बस यही सोचकर रिया वर्मा को मानो बिजली गिर पड़ी हो, असहनीय दर्द हो रहा हो। उसने अपना चेहरा ढांक लिया और सिसकते हुए आंसू बहाने लगी। मियाओ जू, प्लीज मेरी मदद करो, ठीक है? मैं सचमुच ऐसा एक और दिन नहीं जी सकता। जब से उस दरिंदे ने हमारी शादी के दिन ताजगी का स्वाद चखा है, वो हर रात आता है और मैं उसे चाहे जितना भी मारूं या गालियां दूं, वो टस से मज नहीं होता। और तो और उसने मुझे शर्मनाक काम करने पर भी मजबूर किया। शर्मनाक क्या? जाओ, मुझे बताओ। मीरा हेगड़े ने ध्यान से सुना, उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी थीं। लेकिन रिया वर्मा रुक गईं, उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। यंग मास्टर गुप्ता के रवैये में अंतर देखकर रिया वर्मा को और भी स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि अर्जुन सेन उसके प्रति कितने अच्छे थे और उन्होंने हमेशा उसकी हर इच्छा पूरी की थी। बस इसके बारे में सोचते ही रिया वर्मा को पश्चाताप होने लगा। मियाओ जू, मैं सचमुच जानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं पहले बहुत जिद्दी थी, बहुत छोटी और अज्ञानी थी, ये देखने में असमर्थ थी कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। मुझे इसका अफसोस है। सचमुच सिर्फ अर्जुन सेन ही मुझे प्यार कर सकते हैं, मेरा सम्मान कर सकते हैं और मुझे कभी दुख नहीं पहुंचा सकते। वह सबसे अच्छे इंसान हैं। क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे? मीरा हेगड़े ने इस शर्मनाक मामले के बारे में अपनी जिज्ञासा दूर कर दी। उसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। रिया वर्मा का विवरण सुनकर वह उत्सुक भी हुई और हैरान भी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रिया वर्मा का पूरा चेहरा इतना लाल हो गया था, और एक ऐसे भाव के साथ जो पीड़ादायक भी था और आनंदित भी। लेकिन मीरा हेगड़े को समझ न आने पर भी ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस मुश्किल का बहाना बनाकर जवाब दे सकी, बहन युन, आप मुझसे क्या मदद चाहती हैं? मैं तो बस एक जवान औरत हूँ, मैं गुप्ता परिवार से भागने में आपकी मदद नहीं कर सकती। महाराज बहुत क्रोधित हैं और आपको राजधानी छोड़ने नहीं देंगे। आप अपनी नियति को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? दरअसल यंग मास्टर गुप्ता इतने बुरे नहीं हैं, सिवाय थोड़े मोटे होने के। इतना बुरा नहीं है मेरे गधे। रिया वर्मा को क्रोध का ऐसा आवेग महसूस हुआ कि अब उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था, जिससे वे निराश और शक्तिहीन हो गईं। हर दिन वह चाहती थी कि अर्जुन सेन गुप्ता परिवार में भागकर उसे बचा ले, लेकिन हर रात जो आता था वह यंग मास्टर गुप्ता होता था। वह सचमुच इस तरह के जीवन से तंग आ चुकी थी, जहां उसे एक ही नज़र में अंत दिखाई देता था। वह अनिच्छुक थी। अर्जुन सेन हर तरह से यंग मास्टर गुप्ता से बेहतर था और अब तो उसके पास ऊंचे पद पर पहुंचने का भी मौका था। और तो और अर्जुन सेन उसे किसी अनमोल खजाने की तरह मानता था। इतने लाड़ प्यार के साए में वह अपनी किस्मत को कैसे सह सकती थी?
मुझे पता है कि वह कुत्ता सम्राट मुझे राजधानी छोड़ने नहीं देगा, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, एक दिन भी नहीं। मियाओ ज़ू, हालांकि मैं राजधानी नहीं छोड़ सकता, लेकिन आप छोड़ सकते हैं। रिया वर्मा ने मीरा हेगड़े की कलाई पकड़ ली, उनकी आंखों में आशा और उत्साह की एक चमक थी। सीमा पर जाओ, जियांगलिंग शहर जाकर अर्जुन सेन को ढूंढो और उससे कहो कि वह मुझे बचाने के लिए जल्दी वापस आए, मुझे यहाँ से ले जाए। अगर उसे पता चलेगा कि मैं गुप्ता परिवार में कितनी पीड़ा झेल रही हूँ और यह कि किन साथी मुझे मजबूर कर रहा है, तो उसका दिल जरूर टूट जाएगा और वह मुझे बचाने आएगा। कृपया मेरी मदद करो मियाओ ज़ू, अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। बूहूहू। रिया वर्मा अपनी खूबियों का इस्तेमाल कर खुद को कमजोर दिखाने में माहिर थीं। वह रो पड़ी, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, वह दयनीय और प्यारी लग रही थी। मीरा हेगड़े, जो उसके पास खड़ी थीं, सुन रही थीं और उनके चेहरे पर उलझन की गांठ सी पड़ गई। राजधानी से जियांगलिंग शहर तक हजारों मील का सफर था, पहाड़ों और नदियों के पार कड़ाके की ठंड वाली हवाएं। उसकी जैसी युवा कुमारी जो न कंधा उठा सकती थी न हाथ थाम सकती थी, इतनी मुश्किलें कैसे झेल सकती थी। मीरा हेगड़े अपना सिर हिलाने ही वाली थीं कि सामने बैठी रिया वर्मा ने फिर बोलना शुरू कर दिया। मियाओ ज़ू, कृपया मेरे पीछे आओ, ठीक है। अर्जुन सेन अब बहुत शक्तिशाली है। उसके पास न केवल एक मारक अस्त्र है, बल्कि उसने 8 शहरों से अनाज भी छीन लिया है। एक बार जब उसकी 90,000 की सेना वापस आ जाएगी, तो वह निश्चित रूप से शाही दरबार को हराकर सिंहासन पर आसीन होगा। तुम्हें पता है कि मेरे प्यार में उसका दिल कितना टूटा हुआ है। तब तक मैं निश्चित रूप से महारानी बन जाऊंगी। महारानी, 10,000 से ऊपर लोग। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें राजकुमारी बना दूंगी, तुम्हें जागीर दूंगी और तुम्हें दूसरों से बेहतर जीवन जीने दूंगी, ठीक है। मियाओ ज़ू, कृपया जाओ, जियांगलिंग शहर जाओ और मुझे बचाने के लिए अर्जुन सेन को ढूंढो। ये कहना होगा कि रिया वर्मा के अंतिम कुछ वाक्य उसकी दोस्त के दिमाग में गूंज गए। मीरा हेगड़े ने अपना रुमाल घुमाया और चुप हो गईं। वह संहारक अस्त्र कितना भयानक और शक्तिशाली था, इसके बारे में पूरी राजधानी ने सुना था, यहाँ तक कि महाराज भी इसके मूल से ईर्ष्या करते थे। फिर भी अर्जुन सेन के पास न केवल एक अद्वितीय मारक अस्त्र था, बल्कि उसने 8 शहरों का अनाज और खजाना भी हथिया लिया था। सीमा पर 90,000 वफादार सैनिकों के साथ अगर अर्जुन सेन विद्रोह करता, तो ऐसा लगता था कि उसे कोई नहीं रोक सकता। इस बार अर्जुन सेन, जिनसे विवाह में व्यवधान उत्पन्न करने की अपेक्षा की गई थी, नहीं आए। स्पष्टतः, जैसा कि सिस्टर यून ने कहा, उन्हें हार मानने के लिए मजबूर किया गया था। एक बार जब अर्जुन सेन राजधानी में प्रवेश कर गए, तो सिस्टर यून को महारानी का ताज पहनाए जाने की संभावना बहुत अधिक थी। ठीक है, काफी सोच विचार के बाद मीरा हेगड़े ने दांत पीसते हुए सहमति जताई। उन्होंने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, बहन यूं, इस बहन को राजकुमारी या जागीर होने की कोई परवाह नहीं है, सबसे ज्यादा मायने आपकी खुशी रखती है। मैं अब अपने घर लौटूंगा, अपना सामान पैक करूंगा और आपके लिए जियांगलिंग शहर जाऊंगा। अगर अर्जुन सेन को गुप्ता परिवार में आपकी दुर्दशा के बारे में पता चला, तो कौन जाने उन्हें कितना दुख होगा। वह निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेंगे। रिया वर्मा बहुत भावुक हो गईं और उन्होंने मीरा हेगड़े को गले लगा लिया तथा आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने मीरा हेगड़े के लिए वैभव और धन का एक भव्य चित्र चित्रित किया। इस भव्य स्वप्न को थामे और अपनी छोटी छोटी गणनाओं के साथ मीरा हेगड़े और भी भावुक हो गईं। वे तुरंत उठकर विदा लेने लगीं और अर्जुन सेन को ढूंढने के लिए खुद जियांगलिंग शहर जाने की तैयारी करने लगीं। समय, वे अर्जुन सेन के सीमा पर पहुंचने से ठीक पहले रात को पहुंचे। जब सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया को ये खबर मिली, तो वे इतने क्रोधित हुए कि पूरी रात सो नहीं पाए। सुबह सुबह जिनलुवान हॉल में वे गुस्से से भड़क उठे। अर्जुन सेन तो सुरक्षित निकल गए। आप में से बहुत से लोगों ने उसका पीछा किया, फिर भी आप अर्जुन सेन और अन्य लोगों को नहीं पकड़ सके। बेकार, तुम सब बेकार हो। आपने क्या कहा? अर्जुन सेन कोई अनाज या सोने चांदी के गहने नहीं ले गया था। 8 शहरों में अचानक गायब हो जाने वाली ये रसद रातों रात गायब हो गई। अगर वह नहीं, तो फिर इन्हें कौन ले गया?
घुड़सवार सेना हॉल के बीच में घुटनों के बल बैठ गई और हार्दिक पीड़ा के साथ दोहराती रही कि वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था। आठों नगरों के कुलीन सैनिकों ने सोचा कि अर्जुन सेन को अपनी यात्रा में जरूर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इतना अनाज और रसद लेकर वह इतनी जल्दी कैसे चल पाएगा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। मोर्चे से खबर ये थी कि अर्जुन सेन और उनके समूह के पास कोई सामान नहीं था। इस अप्रत्याशित समाचार से मंत्री असमंजस की स्थिति में आ गए और एक क्षण के लिए तो उन्होंने बार बार इसका खंडन किया, यह असंभव है। ये संभव है कि अर्जुन सेन अपनी यात्रा में अनाज लेकर नहीं गए हों। हो सकता है कि शहर के भंडारों में रखे अनाज को अर्जुन सेन ने जला दिया हो, लेकिन सोने और चांदी के आभूषणों को तो जलाया नहीं जा सकता, तो फिर वे वहां कैसे नहीं हो सकते? अगर नहीं, तो फिर वे चीजें कहाँ हैं? 8 शहरों में मिलाकर अकेले 10 लाख से ज्यादा टैल चांदी थी। वह चांदी कहाँ है? क्या ये हवा में गायब हो गया होगा? न केवल मंत्रीगण अविश्वासी थे, जिन घुड़सवारों को ये समाचार सबसे पहले मिला वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन सच तो ये था कि जिस दिन अर्जुन सेन शहर छोड़कर गए थे उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि उनके पास यात्रा का राशन भी नहीं था, एक छोटी सी गठरी में। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं था। टकराना सम्राट यान सदमे से ड्रैगन सिंहासन पर बैठ गए, हवा में गायब हो गए, कुछ भी नहीं ले गए। इस समय उसे अचानक वह दिन याद आ गया जब अर्जुन सेन ने राजधानी छोड़ी थी, जब पूरा जनरल निवास पूरी तरह से खाली हो गया था। एक भी तांबे का सिक्का या मेज का एक पैर भी नहीं बचा था, मानो वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया हो। जैसे ही यह विचार सम्राट यान के मन में आया, उसने अपने शरीर में ठंडक महसूस की। अगर अर्जुन सेन सचमुच जियांगलिंग शहर में रसद नहीं लाए थे, तो उन चीज़ों का क्या हुआ? 8 शहरों के खजाने और चांदी के भंडार कहाँ गए? इतने कम समय में वे कहाँ चले गए होंगे? और लगभग आधा महीना पहले सीमा से कमांडर विशाल ने एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि विक्रम सेन और अन्य लोग भोजन या सर्दियों की आपूर्ति के बिना निराशाजनक स्थिति में हैं। अब इतना समय बीत चुका है, फिर भी कोई हलचल क्यों नहीं हुई? सामान्य परिस्थितियों में क्या उन्हें बहुत पहले ही भूख से मरना नहीं चाहिए था? मुख्य सेना कमांडर इस सीमा युद्ध को जीतेगा, है ना? मैं अनजाने में कोई अपरिवर्तनीय निर्णय नहीं ले सकता था, क्या मैं? नहीं, ये संभव नहीं है। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये सब सिर्फ मेरे अनुमान हैं, बस अनुमान। इस दुनिया में ऐसी विचित्र बात कैसे हो सकती है? शाही दरबार जीतेगा। इस बिंदु पर सम्राट हर्षवर्धन सिंघानिया बार बार केवल खुद को सांत्वना दे सकते थे। वे अजीब विवरण महज संयोग थे। इस शाही सभा के दौरान सभी मंत्रियों को आने वाले तूफान का दमनकारी आभास हुआ। अर्जुन सेन, जो कभी रिया वर्मा के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, मंत्रियों की समझ और नियंत्रण से पूरी तरह भटक गया था। युवा मास्टर, जिन्हें एक समय सभी लोग तुच्छ समझते थे, अब अधिकाधिक गंभीर होते जा रहे थे। यान के युवराज जब अपने शयन कक्ष में वापस लौटे तो उनके हृदय का क्रोध अधिक समय तक शांत नहीं हो सका। बैंग बैंग बैंग, उसने गुस्से में मेज पलट दी। उसे फिर नहीं पकड़ा, उसे नहीं पकड़ा। क्या 8 शहरों के 1 लाख से ज्यादा कुलीन सैनिक सिर्फ मुफ्तखोर हैं? वे अर्जुन सेन की गति के साथ भी नहीं चल सकते। अर्जुन सेन, तुम मेरा विरोध क्यों कर रहे हो? तुम मुझसे लोगों को क्यों छीन रहे हो? आखिर वे घातक हथियार कहाँ से आए? उनका कोई निशान भी क्यों नहीं मिल पाया? यान के युवराज, जो आमतौर पर सौम्य और शिष्ट थे, ने बार बार असफलताओं के बाद अपना असली रूप उजागर कर दिया। उदास चेहरे के साथ उसने मेज से सारे बर्तन झाड़ दिए। इतने बड़े गुस्से के बाद भी उसके अंदर का आक्रोश शांत करना मुश्किल था। जब से अर्जुन सेन और अनन्या चटर्जी की सगाई हुई है, इसके बाद की घटनाएं पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गईं, चाहे वह अपनी शाही बहन से उन्हें तोड़ने के लिए मदद मांगना हो, या अनन्या चटर्जी को अपने साथ रखने की जबरदस्ती कोशिश करना हो, या कई घेरेबंदी। उसने देखा कि अर्जुन सेन से निपटना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा था, यहाँ तक कि सिंघानिया देश की स्थिति भी खतरे में पड़ गई थी। यदि वह शीघ्र ही कोई समाधान नहीं सोच पाते, तो क्या उन्हें सचमुच अर्जुन सेन को सीमा पार कर सीधे राजधानी की ओर बढ़ते देखना पड़ेगा? इस पल एक कांपता हुआ नौकर एक गुप्त पत्र लेकर आया।
महाराज, ड्रैगन अकादमी ने आपको एक पत्र भेजा है। ना न्यू। ड्रैगन अकादमी सेंट्रल प्लेन्स के बिल्कुल मध्य में स्थित है। वहाँ के शिक्षक पूरे मध्य मैदान में प्रतिष्ठित हस्तियाँ हैं, मार्शल आर्ट और कन्फ्यूशिवाद के उस्ताद। ये ज्ञान का शिखर है। अकादमी में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग का प्रिय पुत्र है, असाधारण रूप से प्रतिभाशाली। और सेन परिवार की तीसरी युवा कुमारी, अर्जुन सेन की तीसरी बहन, काव्या सेन, ड्रैगन अकादमी में पढ़ रही हैं। यान के युवराज ने अपने मन की लाचारी और द्वेष को दबाते हुए तुरंत गुप्त पत्र लिया और उसे पढ़ा। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे के भाव बार बार बदलते रहे। वांग नगर के प्रीफेक्ट की बेटी लीना शर्मा मर गई। चेंगबुई पवेलियन द्वारा मारा गया। रणवीर कपूर भी चेंगबुई पवेलियन के हाथों में पड़ गए और फिर उन्हें अर्जुन सेन के पास भेज दिया गया, जहां उनका भयानक अंत हुआ। क्या चेंगबुई पवेलियन का प्रभारी पागल हो गया है? सेन परिवार पर कृपा करने के लिए और अर्जुन सेन की इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए मैंने पहले भी चेंगबुई पवेलियन को शांति प्रस्ताव दिया था और मुझे हमेशा यही जवाब मिला कि वे बाहरी विवादों में नहीं पड़ते। ये चेंगबुई पवेलियन का शामिल न होना है। यान के युवराज जितना अधिक पढ़ते गए उतना ही अधिक वे चिंतित और क्रोधित होते गए। लगभग आधे महीने पहले यान के युवराज ने ड्रैगन अकादमी को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि अर्जुन सेन के पास किला हथियार हैं और पूछा गया था कि क्या ये किला हथियार ड्रैगन अकादमी से आए हैं। दुर्भाग्य से उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि ड्रैगन अकादमी के शिक्षक भी किला हथियारों का वर्णन सुनकर बहुत हैरान हुए और प्रशंसा से भर गए। ज्ञान के शिखर पर मौजूद अकादमी को भी इन घातक हथियारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिससे पता चलता है कि अर्जुन सेन की क्षमता अब कितनी भयानक है। ऐसे में चेंगबुई पवेलियन ने अर्जुन सेन पर मेहरबानी क्यों की? ये कैसे हो सकता है? यान के युवराज ने अपने हृदय में व्याप्त घबराहट को दबा लिया और जल्दी से पत्र पर लिखे संदेश को पढ़ा। अंत में उनके विद्यार्थियों ने पत्र के नीचे लिखे अंतिम वाक्य को दोहराया, हमें इस रोचक समाचार के लिए यान के युवराज को भी धन्यवाद देना चाहिए। बदले में अकादमी ने भी युवराज को एक उदार उपहार भेजा है। एक उपहार? क्या उपहार? यान के युवराज ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं, उनकी पुतलियां गहरी अंधेरी रोशनी से चमक रही थीं। यान के युवराज को उत्तर देते हुए अचानक पर्दे के पीछे से एक आवाज आई। स्वाभाविक रूप से ये सेन परिवार को खत्म करने के लिए एक उदार उपहार है। स्विश! यान के युवराज का हृदय थोड़ा कांप उठा और उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाकर ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। स्क्रीन पर एक लंबी पतली परछाई दिखाई दे रही थी। सिर्फ आकृति और आवाज के आधार पर यह पहचानना नामुमकिन था कि वह पुरुष है या महिला, लेकिन एक बेहद तेज आभा महसूस हो रही थी, मानो कोई लंबे समय से किसी ऊंचे पद पर आसीन हो। ड्रैगन अकादमी से यान के युवराज ने अपनी खतरनाक आंखें सिकोड़ लीं। एकदम सही, पूर्वी महल में कड़ी सुरक्षा है। क्या आपने घुसपैठ की? अर्जुन सेन को खत्म करने के लिए उदार उपहार से आपका क्या मतलब है? आप क्या करना चाहते हैं? दूसरे पक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया, हम क्या करना चाहते हैं? क्या अर्जुन सेन के किलर वेपन्स के बारे में शुरुआती खबर क्राउन प्रिंस ने बेवजह अकादमी को नहीं भेजी थी? आप हमसे अब क्यों पूछ रहे हैं? उस घातक हथियार की शक्ति सचमुच अत्यंत भयावह है। जैसे ही यह 50 मीटर के दायरे में गिरता है, या तो मौत हो जाती है या गंभीर चोट लग जाती है। सिंघानिया देश में ऐसे विश्व विनाशकारी हथियार की कल्पना करना कठिन है। यहाँ तक कि ड्रैगन अकादमी के मो परिवार के शिष्यों ने भी ऐसे घातक हथियार के बारे में कभी नहीं सुना होगा, फिर भी अर्जुन सेन अकेले इसे धारण कर सकते हैं। कितना दिलचस्प है। जैसे ही उन्होंने बात की, यान के युवराज ने पर्दे के पीछे खड़े व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ाकर उनके गालों को छूते हुए देखा। यदि पर्दा हटा दिया जाता तो यान के युवराज को निश्चित रूप से ये दिखाई देता कि दूसरे पक्ष का गाल जला हुआ है। उनकी आंख के कोने के नीचे का मांस ऐसा लग रहा था मानो वह आग से झुलस गया हो, रक्तरंजित और क्षत विक्षत, ठीक उसी तरह जैसे किसी हथगोले से घायल होने के कारण। इस जलन पर उत्कृष्ट मलहम के बावजूद पपड़ी नहीं जमी थी तथा ये लगभग सूजन और संक्रमित हो गई थी। यान के युवराज ने अकादमी को जो पत्र भेजा था वह सचमुच अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था। मो परिवार को उस घातक हथियार की उत्पत्ति के बारे में भी नहीं पता।
यान के युवराज ने गंभीर भाव से पूछा, तो फिर अर्जुन सेन, एक भ्रष्ट युवा मास्टर, को ये अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हथियार कैसे मिले? क्या आप अकादमी में सिर्फ अर्जुन सेन को बढ़ते हुए देखने आए हैं? एक बार अर्जुन सेन परिपक्व हो जाए तो सेंट्रल प्लेन्स को एकीकृत करना मुश्किल नहीं होगा। उस समय आपकी अकादमी अलग थलग नहीं रह पाएगी, आपको संभवतः सेन परिवार पर निर्भर रहना पड़ेगा। दुनिया में हर कोई जानता है कि ड्रैगन अकादमी सत्ता संघर्ष में भाग नहीं लेती है और दुनिया से अलग थलग है। फिर भी इस दुनिया में जो लोग शक्तिशाली हैं, वे सभी अकादमी से सावधान और भयभीत हैं। चाहे राष्ट्रों के बीच युद्ध कितने भी अराजक क्यों न हो जाएं, किसी भी एक राष्ट्र के लिए केंद्रीय मैदानों पर एकाधिकार करना या ड्रैगन अकादमी की स्थिति को प्रभावित करना असंभव है, क्योंकि अकादमी के एक शब्द मात्र से अन्य राष्ट्रों के शक्ति के शिखर छात्र बाहर आ जाएंगे। लेकिन अब ऐसा कोई व्यक्ति सामने आया है जो केंद्रीय मैदानों को एकजुट कर सकता है।